दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं सीईटी और एनआरए के बारे में। सीईटी और एनआरए है क्या, इसकी सरकार को जरूरत क्यों पड़ी और इसकी सीईटी और एनआरए लाने से क्या फायदा है और क्या क्या इसकी कमियां या क्या क्या चुनौतियां सरकार को झेलना पड़ सकता है और इसके अंदर क्या क्या है, किस किस एग्जाम को इसके अंतर्गत अभी रखा जाएगा, कब ये लागू होगा, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं अब सीईटी और एनआरए के बारे में। सबसे पहले तो सीईटी और एनआरए का फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे, क्योंकि कई एक एग्जाम में आप लोग देखिएगा, यानी पीटी का एग्जाम में कि फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले तो सीईटी का फुल फॉर्म कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सीईटी का फुल फॉर्म कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, और एनआरए का नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एजेंसी के तहत काम करेगा। ठीक है, और जो भी एग्जाम होगा वो सीईटी कहलाएगा। यानी पहले क्या होता था, हम लोग चर्चा करते हैं, ये पारित हुआ है केंद्र सरकार के कैबिनेट द्वारा 19 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार के कैबिनेट द्वारा पारित कर दिया गया है ये। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन एग्जाम को कंडक्ट करेगी, यानी किस किस एग्जाम को ये करवाएगी। एनआरए रिक्रूटमेंट एजेंसी के तौर पर होगा और सीईटी जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो सीईटी का एग्जाम कहलाएगा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो एनआरए है वो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, अभी वर्तमान में जो सरकार का प्लान है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग आप देखते होंगे पहले आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। बहुत पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बैंकिंग का भी एग्जाम एसबीआई अलग लेती थी, पंजाब नेशनल बैंक अलग लेती थी, इसी तरह अलग अलग एग्जाम बैंकिंग में भी होता था। किंतु अब आईबीपीएस के अंतर्गत सभी बैंकों को कर दिया गया था और आईबीपीएस ही बैंकों को एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। ठीक है, अब एग्जाम लेगी एनआरए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे और बैंकिंग, ये तीनों को इसके अंतर्गत कर दिया गया है। अब हम लोग समझते हैं कि इसको करने से फायदा क्या है। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट और जो गार्जियन भी रहते थे वो बहुत परेशान रहते थे। सबको, स्टूडेंट को समय की बर्बादी होती थी, गार्जियन को पैसा की बर्बादी होती थी। हर एक का पीटी का एग्जाम अलग अलग होता था, अलग अलग जगह पे होता था, अलग अलग डेट में होता था। ऐसा भी होता था कि कई का एग्जाम क्रैश भी कर जाता था। जैसे हम रेलवे का फॉर्म भरे, बैंकिंग का और एसएससी तीनों का फॉर्म भर दिए, तो होता क्या था कि दो का एग्जाम अगर क्रैश कर गया तो मालूम चलता था कि रेलवे का देने जाएं या एसएससी का देने जाएं या बैंकिंग का देने जाएं, तो तीनों का एक ही चीज का हम एग्जाम दे सकते थे। किंतु अब सरकार ने क्या किया कि तीनों का अब एनआरए यानी रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है वो तीनों का कंबाइंड एग्जाम कराएगी। कंबाइंड एग्जाम करवाएगी तो ऐसा नहीं समझिए आपकी कंबाइंड एग्जाम पूरे होगा। सिर्फ और सिर्फ जो पीटी का एग्जाम होता था, यानी जो भी प्रीलिम्स का एग्जाम होता था वो कंबाइंड होगा। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तीनों का आप कंबाइंड, तीनों का समय भी बचत होगा और ये दुविधा भी रहे खत्म हो जाएगा कि तीनों को कैसा सिलेबस है। अलग अलग सिलेबस के अंतर्गत भी हमको पढ़ना पड़ता था कि इसके तहत एसएससी का सिलेबस अलग है, बैंकिंग का सिलेबस अलग है, रेलवे का सिलेबस अलग है, तो तीनों को अलग अलग दिमाग डाइवर्ट हो जाता था और प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता था अलग अलग पढ़ना पड़ता था। तो अब हुआ क्या कि तीनों के लिए पीटी यानी एक ही तरह का पढ़ना पड़ेगा और ये भी चीज हो जाएगा कि तीनों को धन का भी बचत होगा, समय का भी बचत होगा। ठीक है, ये चीज देखिए। अब लागू कब से होगा, ये लागू 2020 में तो अब टाइम बचा नहीं, क्योंकि अभी तो कोरोना काल ही चल रहा है। इसके बाद सरकार इस
तय करेगी। लागू ये 2021 से कैबिनेट की बैठक में हो चुका है कि 2021 से ये लागू हो जाएगा, यानी 2021 से एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों का पीटी एग्जाम अलग से नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा। इसके बाद क्या होगा कि मेंस का एग्जाम जैसे पहले होता था, पीटी का तो एग्जाम एक ही के तहत हो जाएगा, आपको एनआरए के तहत। अब क्या होगा कि पहले क्या बोलते थे, हम एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, हम रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, हम बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं। अब कोई भी स्टूडेंट बोलेगा कि हम सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं बोलेगा कि हम रेलवे का या बैंकिंग का या एसएससी का एग्जाम, अब सीईटी हो गया, अब सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। किंतु मेंस सिर्फ और सिर्फ पीटी का एग्जाम ही कॉमन होगा। मेंस का एग्जाम पीटी के स्कोर पे तय होगा। मान लीजिए कि कट ऑफ आपका 200 हुआ, ठीक है, और 200 में ये एसएससी तय करती है कि एक, मान लीजिए 200 नंबर का 200 मार्क्स का पूरा हो गया, ठीक है, मार्क्स का हो गया, तो इसमें अगर एसएससी तय कर दी कि मेरा क्राइटेरिया है कम से कम 150 नंबर जिसका पीटी में आए हुए हैं, वही मेंस के लिए मेरे पास फॉर्म भरे, ठीक है, तो ये मेंस का फॉर्म अलग से भराएगा, ठीक है, और 150 नंबर जिसका आया है वही एसएससी में भर सकते हैं, नहीं कि 149 वाला भी वहां पे नहीं भर सकते हैं, ऐसा क्राइटेरिया रख सकता है। बैंकिंग वाला बोलेगा कि मेरे पास जो 165 जिनका पीटी में आया है, यानी सीईटी में जिनका आया है वही बैंकिंग का भर सकते हैं। उसी तरह रेलवे भी बोल सकता है। तो अलग अलग मेंस के लिए अपने स्वतंत्र हैं कि कितना वो एलिजिबिलिटी वो खोजते हैं, कि क्या वो क्राइटेरिया खोजते हैं मेंस के लिए और कितना नंबर। इसके बाद इंटरव्यू भी वो लेंगे, इंटरव्यू भी अपने अपने तरीके से सभी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है। इसके लिए सरकार ये भी करने जा रही है। फिलहाल तो बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के रखी है, किंतु भविष्य में आने वाला इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर इत्यादि को भी इसके अंतर्गत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत यहां तक कि जैसे पुलिस का जॉब हो गया या कहीं भी प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड के आधार पे ही जैसे फिजिकल और इंटरव्यू हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग लाने वाला है अगर ठीक ढंग से लागू किया जा सके, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया खोजेगा कि हमको 185 जिनका अंक है वो डायरेक्ट मेरे पास इंटरव्यू के लिए आ जाए, या पुलिस जॉब के लिए जो भी हो डायरेक्ट जिनका 160 आया है डायरेक्ट वो फिजिकल के लिए आ जाए, सीईटी में जिनका मार्क्स 160 आया है फिजिकल के लिए आ जाए, या कोई भी प्राइवेट कंपनी बोलेगी कि 165 जिनका मार्क्स आया है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आ जाए। तो ये आगे आने वाला समय में समय की भी बचत होगी, धन की भी बचत होगी, और यहाँ तक कि प्राइवेट जो संस्थान ऑर्गेनाइज करवाती थी एग्जाम उनकी भी बचत होगी, वो डायरेक्ट सीईटी के अंतर्गत वो आ जाएंगे, और गवर्नमेंट अपनी डाटा उनके साथ साझा कर करके और बेरोजगार युवकों को भी इसमें फायदा होगा। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम कितने बार होगा। एग्जाम वर्ष में 2 बार कंडक्ट करवाने की बात है। एग्जाम साल में 2 बार होगा। यही चांस उनको किसी को अनलिमिटेड दिया जाएगा। जब एग्जाम 2 बार होगा तो स्टूडेंट के दिमाग में ये होगा कि मेरा तो एग्जाम में स्कोर खराब हो गया, और जो बैंकिंग है 165 मार्क्स खोज रहा है, तो स्टूडेंट वो अनलिमिटेड बार वो दे सकते हैं एग्जाम अपने स्कोर सुधारने के लिए। मान लीजिए 200 पूरे मार्क्स का है तो 200 में 165 लाए, तो स्कोर सुधारने के लिए वो 6 महीने पर एक एग्जाम लेगी गवर्नमेंट, तो वो अपने स्कोर सुधारने के लिए कितनी बार, जब तक उनकी एज है वो एग्जाम दे सकते हैं स्कोर सुधारने के लिए, और वो स्कोर वैलिड 3 साल तक होगा। 3 साल तक उनका स्कोर वैलिड हो गया। मान लीजिए कि स्टूडेंट को 200 में 190 ले ला, 150 है, वो सेटिस्फाइड है कि मेरा मार्क्स सफिशियंट है, तो वो एग्जाम नहीं दे,
और उनका होगा क्या कि वो 3 साल तक वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में वो फॉर्म भर सकते हैं मेंस का। ठीक है, प्रश्न पत्र, अब सवाल उठता प्रश्न पत्र इसका कैसा होगा? कंप्यूटर बेस इनका प्रश्न पर ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव इनका प्रश्न पत्र होगा। और ये अभी क्लियर नहीं कि इनका प्रश्न पत्र रखा कैसा जाएगा, क्योंकि एसएससी का सिलेबस अलग है, रेलवे का अलग है, बैंकिंग का अलग है। तो इसके अंतर्गत हो सकता है कि तीनों का कंबाइंड सिलेबस रख दिया जाएगा। जैसे साइंस रख दिया जाएगा 50 नंबर का, मैथ 50 नंबर का, इंग्लिश 50 नंबर का, जीएस 50 नंबर का, 200 नंबर का हो जाएगा। तो कॉमन इसके अंतर्गत सिलेबस भी रखा जा सकता है। ठीक है, और भाषा, किस किस भाषा में, अभी तक देखते होंगे आपकी 2 ही भाषा में आपका प्रश्न पत्र आता है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी। अब देश के 12 भाषा में इसका प्रश्न पत्र बनेगा, और 12 भाषा में ये एग्जाम जो भी संविधान में उल्लेखित है, आने वाला समय में 22 भाषा भी इसका किया जा सकता है। और ये होगा क्या कि सभी की समझ में आएगा। जो तेलुगु वासी बोलते थे कि हिंदी और इंग्लिश में है, मेरा तेलुगु वासी में नहीं है, तो सभी अपना अपना रीजनल लैंग्वेज में भी अपने प्रश्न पत्र देख सकेंगे। ठीक है, वैधता इसका हम लोग चर्चा करते हैं। स्कोर अगले 3 साल तक इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसको, और ये स्टूडेंट पे क्लियर होगा कि वो कैसे उस स्कोर को इस्तेमाल कर सकते हैं 3 साल तक। यानी मान लीजिए कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे है, पहला साल स्टूडेंट सोच सकता है कि हम एसएससी का एग्जाम देंगे, दूसरे साल हम बैंकिंग का रेलवे एग्जाम देंगे, तीसरे साल हम रेलवे का एग्जाम देंगे। तो ये स्टूडेंट स्वतंत्र है, वो स्कोर 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस में। आप स्टूडेंट अपने अपने तरीके से उसको कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है इस्तेमाल करने के लिए। कोई स्टूडेंट सोचेगा कि हम रेलवे का फर्स्ट बार में एग्जाम दें या फर्स्ट ईयर में, तो रेलवे का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देख रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में एसएससी का, सेकेंड ईयर में बैंकिंग का वो चूज कर सकते हैं, थर्ड ईयर में रेलवे का एग्जाम चूज कर सकते हैं, और इसी बेस पर वो दे सकते हैं। ये बैंक जो भी एग्जाम है, जैसे रेलवे, एसएससी, मेंस अलग अलग और इंटरव्यू अलग अलग, अभी भी वही प्रोसेस चलेगा। सिर्फ और सिर्फ पीटी एग्जाम को एनआरए के थ्रू लिया जाएगा, जो सीईटी कहलाएगा। मेंस और इंटरव्यू सब अलग अलग अपने एसएससी, बैंकिंग और रेलवे लेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम आने वाला समय में हो सकता है कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के अलावा और जितने सारे एग्जाम है सभी को सीईटी के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या होगा? सिलेबस अभी ये तय नहीं हुआ है और गवर्नमेंट तय नहीं की है कि सिलेबस क्या होगा। जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता इसका फाइनल नहीं किया। सिलेबस पर हम लोग चर्चा कर चुके। हो सकता है कि इंग्लिश 50 नंबर का, मैथ 50 नंबर का, जीएस 50 नंबर का, इसी तरह से 50-50 नंबर का करके 200 का रखा जा सकता है। ठीक है, आयोजन इसका 1000 परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जो 117 जिला को कवर करेगा। लगभग भारत के सभी जिले को एक कवर करेगा, और 1000 परीक्षा केंद्र जो सभी कंप्यूटराइज होंगे। लगभग हर एक जिला में, यानी हर एक जिला में एक परीक्षा केंद्र होगा। यानी बहुत पहले देखते होंगे कि रेलवे में पूरे ऊपर तक बैठ बैठ करके लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, या कोई सा भी एग्जाम हो पूरे रेल के ऊपर पटरी तक लोग, यहाँ तक इंजन तक लोग बैठे हुए रहते थे। तो वो चीज अब नहीं होगा। जहां जिनका डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी लोगों के समय भी बचत होगा, धन भी बचत होगा, और गार्जियन को भी टेंशन नहीं होगा कि मेरा बच्चा कहाँ रुकेगा वहां जाकर करके, या कितना खर्च होगा। ये गार्जियन का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और परीक्षा 1000 केंद्रों पर होगी। टाइप ऑफ सीईटी, इस सीईटी का टाइप क्या होगा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये 10th लेवल का, 12 और ग्रेजुएशन तीनों लेवल का अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एनआरए जो हुआ, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो तीनों का अलग अलग। अभी भी क्या होता है कि एसएससी मैट्रिक लेवल पे भी, 12 लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी। उसी तरह आप देखिएगा कि रेलवे में भी बहुत सारे
10th लेवल पे, आपका टेक्निकल लेवल पे ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या ग्रेजुएशन लेवल पे भी बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इसमें भी होगा कि 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, 3 तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी 10th लेवल का करवाया जाएगा, 10th लेवल का ही उसमें आपको एग्जाम और क्वेश्चन पत्र होंगे। ये नहीं कि ग्रेजुएशन इतना हार्ड होगा। 12 में भी 12 टाइप का ही होंगे और ग्रेजुएशन में भी ग्रेजुएशन टाइप का ही होंगे। ऐसा नहीं कि 10th का एग्जाम देने गए और ग्रेजुएशन जैसा एग्जाम और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी आप लोग के दिमाग में आएगा कि 10th का जब CET कंडक्ट करवा रहा है या NRA करवा रहा है, तो 10th का जो हम अगर CET पास कर गए तो क्या ग्रेजुएशन वाला मेंस दे सकते हैं? तो ऐसा कदापि नहीं होगा। अभी भी वही होता है, ग्रेजुएशन का अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, 12th का अलग और मैट्रिक का अलग। तो इसमें भी वही होगा कि 10th बेसिस पर जो भी NRA एग्जाम कंडक्ट करवाएगी उसमें 10th लेवल का ही जहां पे वैकेंसी निकलेगा या मेंस का फॉर्म जहां पे भराएगा, वो 10th का अलग से CET का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12 का अलग से CET का सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड मिलेगा। उसी तरह ग्रेजुएशन का अलग से स्कोर कार्ड मिलेगा। ग्रेजुएशन बेसिस पर जो एग्जाम कंडक्ट मेंस का करवाया जाएगा वहां पे आप भर सकते हैं। वहां पे अगर आप फुलफिल हैं, जैसे मान लीजिए कि SSC 165 नंबर खोजी, तो 165 नंबर आपके पास है तो SSC के मेंस के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं आखिर CET और NRA का फायदा क्या होगा, सरकार का फायदा क्या होगा या स्टूडेंट का या गार्जियन का क्या क्या फायदा होगा। इस पे हम लोग सबसे पहले तो समय की बहुत ज्यादा बचत होगी। समय की बचत, एक स्टूडेंट को या विद्यार्थी को अलग अलग परीक्षाओं की झंझट से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ दिमाग डाइवर्ट होता था कि SSC की तैयारी करें हम, कि बैंकिंग का तैयारी करें या रेलवे की तैयारी करें, इससे उनका दिमाग भी डाइवर्ट नहीं होगा। दूसरा, खर्च कम होगा। अब जो अलग जगह एग्जाम, जैसे त्रिवेंद्रम बोर्ड रेलवे हो गया, आपको हो गया बहुत दूर दूर तक जाते थे, साउथ में आप देखें बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद तक लोग एग्जाम देने रेलवे का जाते थे। अब वो सब झंझट से लोग छुटकारा पा जाएंगे। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम सेंटर बनेगा, यानी गार्जियन का भी टेंशन कम और स्टूडेंट का भी टेंशन कम हो गया। ठीक है, और साथ साथ गवर्नमेंट की भी इसमें खर्च कम हो गए, क्योंकि PT का एग्जाम में होता क्या था कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करवाने में गवर्नमेंट के भी खर्च होता था, कि स्कूल को उसको व्यवस्था करवाना है इत्यादि तरह के उसके बहुत सारे प्रशासनिक खर्च आते थे, टीचर को व्यवस्था करना है। तो ये सब गवर्नमेंट की भी टेंशन इसके तहत कम हो जाएगी। साथ साथ महिलाओं, गरीब, दिव्यांग आदि को बहुत ज्यादा फायदा होगा इसके अंतर्गत। गरीब और दिव्यांग दूर दूर तक नहीं जा पाते थे कि किराया कहां से लाएंगे, और दिव्यांग तो और नहीं जा पाते थे। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से दूर दूर तक गार्जियन ही नहीं भेजते थे एग्जाम देने के लिए। अब महिलाएं भी अपना जिला में जाकर के एग्जाम दे सकती है। तीसरा, PT का पाठ्यक्रम एक ही अब होगा। ठीक है, अब एग्जाम क्रैश नहीं करेगा। दूसरे एग्जाम SSC और रेलवे एक ही डेट में पड़ जाता था, क्रैश कर जाता था। फिर स्टूडेंट का फीस तो दिया हुआ रहता था, फिर सोचता था कि हम किस चीज का एग्जाम दें, और फीस भी उसका धन भी व्यय हो जाता था। तो अब वो क्रैश नहीं करेगा। अब एक ही CET के अंतर्गत ही NRA एग्जाम लेगी। टैलेंट का एक पूल बन जाएगा। ठीक है, एक टैलेंट का पूल बन जाएगा। फिर जो भी एजेंसी है उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि हम ऑप्शन खोजें कि 185 मार्क्स वाला के लिए, कि 165 मार्क्स वाला को ले या 150 मार्क्स वाला को ले। ये टैलेंट का एक पूल बन जाएगा, और उसी अनुसार कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी भी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी लेना चाहे तो वहां से गवर्नमेंट के साथ अपने डाटा साझा करके वहां से स्टूडेंट को ले सकता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट साइकिल छोटा होगा। PT का लोगों के पास लंबा इंतजार करना पड़ता था, बहुत लंबा रिजल्ट के लिए एग्जाम करना। अब साइकिल छोटा हो जाएगा, सभी के तीनों का PT एक ही बार होगा, तो रिजल्ट भी आ जाएगा साथ साथ, और सिर्फ मेंस के लिए अलग से उसको
टाइमिंग देना पड़ेगा और ये साइकिल उसका छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब के बहुत फायदा भी है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे चुनौतियां क्या क्या सरकार के सामने आएगी और चुनौतियां क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। तो इस पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो चुनौती सरकार के पास है समय पर एग्जाम कंडक्ट करवाना। समय पर एग्जाम करवाना इस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज तक देखा गया है कि एग्जाम फॉर्म तो निकाल दिया जाता है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कब होगा वही अता पता नहीं है। जैसा भी बिहार में 12 लेवल का एसएससी का ही देख रहे होंगे, पंचवर्षीय योजना में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो एग्जाम कंडक्ट करवाने का तो इस तरह से अगर व्यवस्था हो जाएगा तो ये फेल कर जाएगा। इसे सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ युवा हिस्सा लेते हैं हर एक साल। 2.5 यानी 2.5 करोड़ से 3 करोड़ युवा हिस्सा लेते हैं सिर्फ पीटी एग्जाम में। तो एक चीज लोगों के समय भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। ठीक है, हर एक 6 माह पर वैकेंसी लाना ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहला समय पर परीक्षा कराना और दूसरा हर एक 6 महीना पर वैकेंसी लाना। अगर सबसे बड़ा चुनौती वैकेंसी लाना, अगर 6 महीना पर वैकेंसी लाना सरकार नहीं लाएगी तो आप खुद सोच सकते हैं अब 6 महीना पे तो एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा जो पीटी का ही एग्जाम होगा। अगर 6 महीना पर वैकेंसी, बहुत सारे सीईटी पास करके बैठे हुए रहेंगे और अगर समय पर वैकेंसी नहीं, मान लीजिए 2 साल बाद वैकेंसी आए या 1.5 साल बाद वैकेंसी आए, तो एक ही बार होगा कि लोग मेंस के लिए टूट पड़ेंगे। तो भीड़ अभी भी वही के वही कायम रहेगा अगर समय पे वैकेंसी नहीं आए तो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी सरकार के पास चुनौती होगी कि हर एक 6 महीना में वो वैकेंसी लाए और जो भी सीईटी पास करे उसके लिए वो व्यवस्था करे। क्योंकि वैकेंसी नहीं लाने के बाद फिर तो वही फिर भेड़िया धसान हो जाएगा कि एक ही बार फिर एसएससी का वैकेंसी आया, 2 साल बाद मेंस के लिए निकाला और 2 साल बाद इतना सीईटी पास करके बैठे हुए रहेंगे कि वो फिर एग्जामिनेशन के लिए टूट पड़ेंगे और एग्जाम सेंटर पर वही भीड़ देखने को मिलेगा जो पहले देखने को मिलता था। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सीईटी और एनआरए के बारे में हम लोग चर्चा किए। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।